कहानी की शुरुआत पंजाब के रहने वाले एक साधारण लड़के जसप्रीत सिंह से होती है। उसका परिवार हमेशा से देश की सेवा करता आया था। उसके दादाजी और पिता दोनों ही भारतीय सेना में रह चुके थे। इसीलिए बचपन से ही जसप्रीत के अंदर देशभक्ति, अनुशासन और ईमानदारी की भावना थी। उसकी दो बहनें थीं और वह अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही पल उसकी जिंदगी की आखिरी खुशियां साबित होने वाले हैं। इसके बाद कहानी जनवरी 2000 में पहुंचती है, जहां जसप्रीत अपने दोस्त पिंडा के साथ आतिफ अहमद नाम के एक शख्स से मिलने जाता है। आतिफ गैर कानूनी धंधों, नशे और हथियारों की सप्लाई करता था। पिंडा वहां बड़ी मात्रा में नशे का सामान खरीदता है, क्योंकि उसका परिवार इसी कारोबार से जुड़ा होता है। साथ ही वह कुछ हथियार भी मांगता है। आतिफ उससे पूछता है, तुझे बंदूक की क्या जरूरत है? इस पर पिंडा जवाब देता है, कई लोग सामान तो ले जाते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, इसीलिए पिताजी ने कहा है कि डराने के लिए हथियार भी साथ रखूं। सौदा पूरा होने के बाद दोनों ट्रेन से पठानकोट पहुंचते हैं और वहां से अपने गांव की ओर निकल जाते हैं। गांव के पास पहुंचते ही जसप्रीत की नजर उसके घर से 2 गलियां पहले बने एक बड़े और सजे हुए घर पर पड़ती है। पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा होता है, जैसे वहां कोई बड़ा समारोह चल रहा हो। उसी समय पिंडा उससे पूछता है, क्या तू सच में यह सब करने जा रहा है? जसप्रीत भारी आवाज में कहता है, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। पिंडा उसे समझाने की कोशिश करता है, तू एक फौजी परिवार से है, एक बार फिर सोच ले कि तू क्या करने जा रहा है। लेकिन इस बार जसप्रीत अपना फैसला नहीं बदलता। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। जसप्रीत पिंडा से वहां से चले जाने को कहता है। पिंडा के जाते ही जसप्रीत अपना बैग खोलता है। वह एक गन निकालता है, उसे लोड करता है और साथ में कुछ ग्रेनेड भी रख लेता है। फिर बिना एक पल घंवाए सीधे उस घर के अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचते ही वह एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन हर किसी से उसका सिर्फ एक ही सवाल होता है, मेरी बहन कहाँ है? जो भी जवाब नहीं देता, जसप्रीत उसे तुरंत गोली मार देता है। कुछ ही मिनटों में पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है और करीब 15 लोग मारे जाते हैं। इतना देखकर साफ हो जाता है कि उसकी बहन के साथ कुछ बेहद दर्दनाक हुआ है और उसी की तलाश में जसप्रीत यह सब कर रहा है। आखिरकार उसे अपनी बहन मिल जाती है, लेकिन उसकी हालत देखकर जसप्रीत अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वह सिर्फ अपनी बहन को संभालने की कोशिश करता है। तभी पूरी सच्चाई सामने आती है। जमीन के विवाद में उसके पिता, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनकी लाश को पेड़ से लटका दिया गया था। दोनों बहनों के साथ दरिंदगी की गई। एक बहन की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी को अगवा कर लिया गया। इन घटनाओं ने जसप्रीत को अंदर तक तोड़ दिया था। यही वजह थी कि उसने बदले की आग में यह खौफनाक कदम उठाया। इसके बाद वह खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन कानून उसकी मजबूरी और दर्द को नहीं समझता। अदालत उसे फांसी की सजा सुना देती है। दूसरी तरफ उसकी मां कई बार स्थानीय विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार सिस्टम उसकी आवाज दबा देता है। फांसी से पहले जसप्रीत अपने परिवार से आखिरी बार मिलता है। फिर वह अपने दोस्त पिंडा से कहता है, मेरी बहन का हमेशा ख्याल रखना। अगर वह चाहे तो उससे शादी भी कर लेना। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से पसंद करते हो। पिंडा बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान लेता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं और बेहद भावुक पल के साथ विदा लेते हैं। इसके बाद कहानी साल 2002 में पहुंचती है। जसप्रीत को एक जेल से दूसरी जेल ले जाया जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में अचानक पुलिस के काफिले पर हमला हो जाता है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और इसी अफरा तफरी के बीच कुछ लोग जसप्रीत को अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं। सबको लगता है कि अपराधियों ने उसका अपहरण कर लिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। असल में यह कोई अपहरण नहीं, बल्कि पहले से तैयार किया गया एक गुप्त मिशन था। कुछ देर बाद जसप्रीत की मुलाकात अजय सन्याल से होती है, जो भारतीय इंटेलिजेंस का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। जसप्रीत हैरानी से उससे पूछता है, मुझे यहां क्यों लाया गया है? आखिर मुझसे चाहते क्या हो?
अजय शांत स्वर में जवाब देता है, हम चाहते हैं कि तुम देश के लिए एक ऐसा काम करो जिसे कोई और नहीं कर सकता। लेकिन जसप्रीत का देश और सिस्टम दोनों से भरोसा उठ चुका होता है। वह गुस्से में कहता है, मेरे दादाजी और पिता ने पूरी जिंदगी देश की सेवा की, लेकिन जब मेरे परिवार पर मुसीबत आई तब यही सिस्टम खामोश रहा। अब मैं उसी सिस्टम के लिए अपनी जान क्यों दूं? अजय उसकी पीड़ा समझता है। वह उसे समझाते हुए कहता है, हर सिस्टम में कमियां होती हैं, लेकिन देश उन कमियों से बड़ा होता है। तुम्हारी जिंदगी बेकार नहीं जाएगी। अगर तुम चाहो तो अपने दर्द को देश की ताकत बना सकते हो। समय बीतता है और कहानी साल 2004 में पहुंच जाती है। अजय एक खास योजना बनाता है। वह बैंक अधिकारी बनकर जसप्रीत की मां के पास फोन करवाता है और पूछता है, क्या आपकी पेंशन समय पर मिल रही है? जसप्रीत की मां जवाब देती है, हाँ, हर महीने पैसे मिल जाते हैं। यह पूरी बातचीत जसप्रीत भी सुन रहा होता है। इसके बाद अजय उसे बताता है, दुनिया के लिए तुम मर चुके हो। सरकार ने तुम्हारी मां की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। जब तक वह जिंदा हैं, उनकी पेंशन मिलती रहेगी। यह सुनते ही जसप्रीत की आंखें भर आती हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका बलिदान पूरी तरह बेकार नहीं गया। यहीं से उसकी सोच बदल जाती है और वह देश के लिए एक बेहद खतरनाक मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद उसे अफगानिस्तान भेजा जाता है। काबुल एयरपोर्ट के पास उसकी पूरी पहचान बदल दी जाती है। उसके बाल, दाढ़ी, पहनावा, बोलने का तरीका और यहां तक कि उसके सारे दस्तावेज भी बदल दिए जाते हैं। इसके बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी की आखिरी निशानी यानी अपने परिवार की तस्वीर आग में जला देता है। उस पल जसप्रीत सिंह हमेशा के लिए मर जाता है और जन्म होता है हमजा अली मजारी का। अब कहानी पाकिस्तान पहुंचती है। हमजा धीरे धीरे वहां के लोगों के बीच अपनी जगह बना लेता है। वह हर किसी का भरोसा जीत लेता है और खुद को एक ईमानदार और वफादार इंसान साबित कर देता है। कोई भी उस पर शक नहीं करता। उसका एक ही मकसद होता है, दुश्मनों के बीच रहकर उनके पूरे नेटवर्क को अंदर से खत्म करना। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमजा आलम नाम के एक शख्स को अपनी पूरी कहानी सुना रहा होता है। वह कहता है, मैंने सोचा था कि कुछ साल बाद अपना मिशन पूरा करके वापस अपने परिवार के पास लौट जाऊंगा, लेकिन अब मेरे लिए लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जब तक इस पूरे नेटवर्क को खत्म नहीं कर देता, मैं अपने देश वापस नहीं जाऊंगा। इसी बीच कहानी लियारी की तरफ मुड़ती है। यहाँ गैंगवार अपने चरम पर होती है। एक तरफ अरशद पप्पू होता है जो पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है। दूसरी तरफ उजेर होता है जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, एसपी को मारना। यहीं से हमजा अपनी असली चाल चलना शुरू करता है। वह उजेर से कहता है, सीधे एसपी पर हमला करना आसान नहीं है, उसकी सुरक्षा बहुत मजबूत है। फिर वह धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात बैठा देता है कि उसके भाई की मौत के पीछे असली जिम्मेदार एसपी नहीं बल्कि अरशद पप्पू है। अपनी बात साबित करने के लिए वह रिजवान को बुलाता है। रिजवान उजेर के सामने सच बताता है कि उसके भाई की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अरशद पप्पू ही था। यह सुनते ही उजेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब उसका पहला निशाना एसपी नहीं बल्कि अरशद पप्पू बन जाता है। हमजा इसी मौके का फायदा उठाता है। वह उजेर को उकसाता है कि अगर उसे अपने भाई का बदला लेना है तो सबसे पहले अरशद पप्पू को खत्म करना होगा। इसके बाद पूरे लियारी में खूनी गैंगवार शुरू हो जाती है। हमजा पर्दे के पीछे रहकर दोनों गैंगों के बीच नफरत की आग को और भड़काता रहता है। उधर दूसरी तरफ मेजर इकबाल की एंट्री होती है। वह एसपी से पूछता है, रहमान को मरवाने की क्या जरूरत थी? एसपी जवाब देता है, उसने एक बड़े आदमी की जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसे कई बार समझाया गया लेकिन उसने उल्टा उनके भाई की ही हत्या कर दी, इसीलिए उसे खत्म करना पड़ा। मेजर इकबाल सख्त लहजे में कहता है, अगली बार कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे जानकारी देना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर गैंगवार इतनी बढ़ जाती है कि अरशद पप्पू को छिपने के लिए जमील जमाली के पास जाना पड़ता है। जमाली उसे अपनी डेयरी फैक्ट्री में बुलाता है और भरोसा दिलाता है कि वहां वह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे ही अरशद पप्पू वहां पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि वह एक जाल में फंस चुका है,
क्योंकि वहां पहले से ही हमजा और उजेर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही अरशद पप्पू फैक्ट्री के अंदर पहुंचता है, हमजा और उजेर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही बात खत्म नहीं होती। उसकी मौत के बाद उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है और पूरे इलाके में घुमाया जाता है। इतना ही नहीं, उसके कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल तक खेली जाती है ताकि पूरे लियारी में डर का माहौल बन जाए। हमजा इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उसे ऊपर बैठे बड़े लोगों तक पहुंचा देता है। वीडियो देखते ही सभी समझ जाते हैं कि लियारी की स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। यह देखकर जरवारी साहब और बाकी अधिकारी गुस्से में आ जाते हैं। वे जमाली से पूछते हैं, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हमारा मकसद इलाके में शांति बनाए रखना था, न कि खून खराबा बढ़ाना। इसी बीच एसपी एक नया प्लान तैयार करता है। वह कुछ बेगुनाह बलोच छात्रों को उठवा लेता है और उनकी हत्या करवा देता है। फिर पूरी दुनिया के सामने यह दिखाया जाता है कि गैंगवॉर के अपराधियों को मार गिराया गया है। लेकिन यह झूठा एनकाउंटर हालात सुधारने के बजाय और बिगाड़ देता है। अब बारी उजेर की आती है। झरवारी साहब चाहते हैं कि उसे भी रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन जमाली उन्हें समझाता है कि अगर उजेर को मार दिया गया तो हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। इसीलिए वह सलाह देता है कि उसके ऊपर आतंकवाद का केस लगाकर उसे उम्र भर जेल में रखा जाए। दूसरी तरफ हमजा अपनी अगली चाल चलता है। वह उजेर को समझाता है, अगर तू यहीं रुका तो मारा जाएगा, बेहतर होगा कि दुबई निकल जा। उजेर उसकी बात मान लेता है और दुबई के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन हमजा पहले ही दुबई पुलिस को उसकी पूरी जानकारी दे चुका होता है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उजेर गिरफ्तार कर लिया जाता है और सीधे जेल भेज दिया जाता है। इस तरह हमजा बिना किसी शक के अपने सबसे बड़े मोहरों में से एक को खेल से बाहर कर देता है। उधर एसपी अपनी तरफ से कार्रवाई जारी रखता है। वह कुछ और छात्रों को झूठे मामलों में फंसाकर मरवा देता है। यह सब देखकर हमजा परेशान हो जाता है। वह जमाली से कहता है, बच्चों को मारना बिल्कुल गलत है। जमाली ठंडी सांस लेते हुए जवाब देता है, इस खेल में सही और गलत जैसी कोई चीज नहीं होती, यहां सिर्फ ताकत मायने रखती है। अब हमजा एक और बड़ी रणनीति बनाता है। वह जमाली को सलाह देता है कि पुरानी राजनीतिक पार्टी छोड़कर नई पार्टी में शामिल हो जाए। इससे उसकी ताकत और पहुंच दोनों बढ़ जाएंगी। शुरुआत में जमाली डरता है, लेकिन हमजा उसे भरोसा दिलाता है कि पूरा प्लान उसके नियंत्रण में है। इसके बाद हमजा उन लोगों से मिलता है जो नकली नोट छापने का काम करते हैं। वह धीरे धीरे उनका विश्वास जीत लेता है और उन्हें अपने संपर्क में ले आता है। फिर वह हथियार बनाने वाले लोगों से भी जुड़ता है। उनके दुख दर्द को समझते हुए वह उनका भरोसा हासिल कर लेता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वह उनके साथ खड़ा है। धीरे धीरे हमजा दुश्मनों के पूरे नेटवर्क के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो जाता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी एलिना गर्भवती है और जल्द ही वह पिता बनने वाला है। यह पल दिखाता है कि एक तरफ वह सामान्य पारिवारिक जीवन जी रहा है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम दे रहा है। समय तेजी से आगे बढ़ता है और कहानी साल 2014 में पहुंच जाती है। भारत में नई सरकार बनने की खबर पाकिस्तान तक पहुंचती है। मेजर इकबाल अपने घर पर यही खबर देख रहा होता है। तभी उसका पिता उसे भड़काते हुए कहता है, अब हालात बदलने वाले हैं, हमें भी बड़ा कदम उठाना होगा। इसी दौरान मेजर इकबाल के पास ऊपर से फोन आता है। उसे हमजा की रिपोर्ट मांगी जाती है। कुछ समय बाद एक गुप्त बैठक होती है जिसमें मेजर इकबाल, हमजा और जमाल जमाली एक बेहद प्रभावशाली शख्स से मिलने पहुंचते हैं। वहां जाकर खुलासा होता है कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम है। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। दाऊद बताता है कि भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश तैयार की गई है। इस योजना में नकली करेंसी, ड्रग्स और आतंकवाद तीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। उसका प्लान होता है कि चुनावों से पहले हजारों करोड़ रुपए की नकली भारतीय करेंसी देश में भेजी जाए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके।
साथ ही पाकिस्तान से सस्ते ड्रग्स भारत भेजे जाएंगे, जिन्हें महंगे दामों पर बेचकर युवाओं को नशे का आदी बनाया जाएगा। उसी पैसे से आतंकी गतिविधियों को फंड किया जाएगा। हमजा चुपचाप यह पूरी योजना सुनता रहता है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई छोटा गिरोह नहीं, बल्कि कई सालों से चल रहा एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। अब उसे सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करनी, बल्कि सही समय आने पर पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म भी करना है। उसी दौरान भारत से कुछ नए लड़के पाकिस्तान पहुंचते हैं, जिन्हें इस नेटवर्क में शामिल किया जाना होता है। उन लोगों को रिसीव करने की जिम्मेदारी हमजा को दी जाती है। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसकी नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसके पुराने दोस्त पिंडा का होता है। पिंडा उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि अब जसप्रीत पूरी तरह बदलकर हमजा अली मजारी बन चुका होता है। लेकिन हमजा के लिए अपने सबसे करीबी दोस्त को इस हाल में देखना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर भी वह अपने जज्बात छिपाकर एक अजनबी की तरह उससे मिलता है। यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने लगती है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सभी लोग एक गुप्त मीटिंग में पहुंचते हैं। वहां ड्रग्स की सप्लाई, हथियारों की तस्करी और भारत में नेटवर्क फैलाने को लेकर चर्चा होती है। इसी दौरान फैसला लिया जाता है कि भारत में बड़े स्तर पर नशा पहुंचाने के लिए पुराने सुरंग मार्गों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि किसी को शक भी न हो। हमजा पूरे समय चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन उसकी नजर हर बात और हर चेहरे पर होती है। उसे अब समझ आ चुका था कि यह नेटवर्क कितना बड़ा और कितना खतरनाक है। उसी रात हमजा के घर एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। इस पार्टी में संगठन के कई बड़े लोग मौजूद होते हैं, जिनमें पिंडा भी शामिल होता है। बाहर से माहौल बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर हर कोई अपने अपने खेल में लगा होता है। पार्टी शुरू होने से पहले एलिना हमजा से कहती है, अब संभल कर रहना, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ मिशन नहीं, बल्कि अपना परिवार भी है। हमजा उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन वह जानता था कि उसका मिशन अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसी बीच एसपी एक नई योजना बनाता है। वह फैसला करता है कि उजेर को रास्ते में ही खत्म कर दिया जाए। वह यह बात हमजा को भी बताता है और कहता है कि उजेर के कुछ आदमी अभी भी गैंग में मौजूद हैं, इसीलिए उन पर नजर रखना जरूरी है। हमजा उसकी बात सुनता है, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही एक अलग योजना चल रही होती है। पार्टी के दौरान पिंडा हमजा के पास आता है और उससे अकेले में बात करने की इच्छा जताता है। दोनों बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। पिंडा नशे में होता है। पहले तो वह इधर उधर की बातें करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके सवाल निजी होने लगते हैं। वह पूछता है, तुम कब से यहां हो? क्या तुम्हें कभी अपने घर की याद नहीं आती? ये सवाल सुनते ही हमजा के अंदर दबी हुई पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक पिंडा उसे उसके असली नाम से पुकारता है, जसप्रीत। यह सुनते ही हमजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि पिंडा उसे पहचान चुका है। पिंडा भावुक होकर कहता है, मैं तुम्हें पहचान गया हूं, चाहे तुमने अपना चेहरा बदल लिया हो, लेकिन अपनी आंखें नहीं बदल पाए। हमजा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह किसी से कुछ न कहे, लेकिन पिंडा उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, तू जिस रास्ते पर चल रहा है, उससे भारत के लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी भी समय है, सब छोड़कर मेरे साथ चल। हमजा भारी आवाज में जवाब देता है, अब मेरे लिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे लिए सिर्फ मेरा मिशन मायने रखता है। दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। पिंडा उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमजा डर जाता है कि अगर बाहर मौजूद लोगों को उसकी असली पहचान पता चल गई तो वर्षों की मेहनत एक पल में खत्म हो जाएगी। धक्का मुक्की के दौरान पिंडा का सिर जोर से दीवार से टकरा जाता है। वह नीचे गिर पड़ता है और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम जाती हैं। अपने सबसे करीबी दोस्त की लाश देखकर हमजा कुछ पल के लिए पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसके पास दुख मनाने का भी समय नहीं होता।
काफी देर तक दोनों बाहर नहीं आते तो आलम को शक होता है। वह बाथरूम में पहुंचता है और वहां का मंजर देखकर सन्न रह जाता है। हमजा उसे पूरी सच्चाई बता देता है। आलम समझ जाता है कि अगर सच बाहर आया तो पूरा मिशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह खुद पर हमला करता है, अपने चेहरे पर चोट पहुंचाता है और फैसला करता है कि वह सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा। कुछ ही देर बाद बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। आलम सबके सामने कहता है कि उसी से गलती हुई और उसी ने पिंडा को मार दिया। लेकिन तभी हमजा बिना देर किए आलम को गोली मार देता है। यह देखकर सभी को लगता है कि आलम ने गुनाह किया था और हमजा ने उसे उसी की सजा दे दी। इस तरह किसी को भी हमजा पर जरा सा भी शक नहीं होता। इसके बाद वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि दोनों लाशों को तुरंत जला दिया जाए ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। हालांकि बाहर से मामला खत्म हो चुका था, लेकिन एएसपी के मन में अब हमजा को लेकर शक पैदा हो चुका था। उसे लगने लगा कि हमजा कुछ न कुछ जरूर छिपा रहा है। दूसरी तरफ एलिना को भी अपने पति के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगता है। एक दिन वह घर की तलाशी लेते हुए हमजा की एक पुरानी डायरी तक पहुंच जाती है। गलती से उस डायरी पर पानी गिर जाता है और उसके अंदर छिपी हुई लिखावट सामने आ जाती है। डायरी पढ़ते ही एलिना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसका पति कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक भारतीय अंडरकवर एजेंट है। अब उसके सामने सबसे मुश्किल फैसला खड़ा था। क्या वह अपने पति का साथ देगी या फिर उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर सब कुछ खत्म कर देगी? डायरी की सच्चाई सामने आने के बाद एलिना सीधे हमजा के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है और कई सवाल भी। वह हमजा से पूछती है, क्या यह सब सच है? क्या तुम वास्तव में भारतीय एजेंट हो? कुछ पल तक हमजा चुप रहता है। फिर वह फैसला करता है कि अब उससे सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। वह एलिना को अपनी पूरी कहानी शुरू से आखिर तक बता देता है। अपने परिवार के साथ हुई घटना, अपनी फांसी की सजा, नई पहचान और वर्षों से चल रहे इस गुप्त मिशन के बारे में सब कुछ। हमजा उससे कहता है, मैं आम लोगों का दुश्मन नहीं हूं। मेरा निशाना सिर्फ वे लोग हैं जो आतंक फैलाकर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर मैं यह मिशन पूरा नहीं कर पाया तो न जाने कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। एलिना लंबे समय तक कुछ नहीं बोलती। फिर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह हमजा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही वह उसे यह भी बता देती है कि एसपी को अब उस पर शक हो चुका है और वह किसी भी समय उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यह सुनते ही हमजा समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। वह तुरंत अपने अगले मिशन पर काम शुरू कर देता है। सबसे पहले वह उन हथियार बनाने वालों के पास जाता है जिनके परिवार का एक मासूम बच्चा पुलिस कार्रवाई में मारा गया था। हमजा उन्हें समझाता है कि उनके बच्चे की मौत का असली जिम्मेदार एसपी असलम है। वह कहता है, अगर तुम सच में बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अपने बच्चे की मौत का दर्द झेल रहे वे लोग उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद सभी मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं। एक कार में विस्फोटक लगाया जाता है जिसे सही समय पर एसपी असलम के काफिले से टकराना होता है। इसी बीच हमजा एक और चाल चलता है। वह एसपी असलम को फोन करके सलाह देता है कि उजेर को एक खास रास्ते से लाया जाए क्योंकि दूसरा रास्ता सुरक्षित नहीं है। असल में वह एसपी को झूठी जानकारी देकर जाल में फंसा रहा होता है। लेकिन एसपी असलम भी पूरी तरह नासमझ नहीं होता। उसे पहले से ही हमजा पर शक था। इसीलिए वह खुद उजैर को लेने नहीं जाता, बल्कि अपने आदमियों को भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ वह खुद हमजा से मिलने निकल पड़ता है ताकि उसकी सच्चाई जान सके। हालांकि हमजा के आदमी एटीए ऑफिस के अंदर भी मौजूद होते हैं, इसीलिए उसे पहले ही खबर मिल जाती है कि एसपी उसकी तरफ आ रहा है। अब उसका पूरा प्लान सक्रिय हो जाता है। जैसे ही एसपी असलम अपनी गाड़ी में आगे बढ़ता है, उसी समय विस्फोटकों से भरी कार तेज रफ्तार में आकर उसके काफिले से टकरा जाती है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना भयानक होता है कि एसपी असलम मौके पर ही मारा जाता है। इस तरह हमजा अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक को हमेशा के लिए खत्म कर देता है।
दूसरी तरफ उझेर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान की जेल भेज दिया जाता है। हमजा खुद उससे मिलने जाता है और उसे समझाता है, यहीं रहना तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित है, बाहर निकलते ही तुम्हें मार दिया जाएगा। वह जेलर को पैसे देकर यह भी सुनिश्चित करता है कि उजेर को जेल में किसी तरह की परेशानी न हो। इसी दौरान कहानी एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचती है। भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की खबर पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। इसी बीच हमजा की मुलाकात फिर से अजय सन्याल से होती है। हमजा उन्हें नकली करेंसी, ड्रग्स और आतंकी नेटवर्क की पूरी जानकारी सौंप देता है। अजय सन्याल सारी जानकारी सुनने के बाद कहते हैं, इतने बड़े नेटवर्क को सिर्फ गिरफ्तारियों से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए एक ऐसा कदम उठाना होगा जिससे पूरा सिस्टम एक ही झटके में ढह जाए। कुछ समय बाद भारत में अचानक 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए जाते हैं। इस फैसले से नकली करेंसी का पूरा नेटवर्क बुरी तरह हिल जाता है। जो लोग करोड़ों रुपये के नकली नोट जमा करके बैठे थे, उनकी सारी करेंसी बेकार हो जाती है। दूसरी तरफ खगानी, जो नकली नोटों का सबसे बड़ा कारोबारी था, घबरा जाता है। वह सबसे पहले मेजर इकबाल को फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर में वह हमजा को मिलने के लिए बुलाता है। हमजा बिना किसी झिझक के उसके पास पहुंचता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद वह मौका देखकर खगानी को गोली मार देता है। इसके बाद हमजा एक एक करके उन लोगों को खत्म करना शुरू कर देता है जो भारत के खिलाफ आतंक और तस्करी का नेटवर्क चला रहे थे। धीरे धीरे पूरे नेटवर्क में डर फैल जाता है। हर कोई सोचने लगता है कि कोई अनजान दुश्मन उनके लोगों को चुन चुनकर खत्म कर रहा है, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं होता कि वह दुश्मन उन्हीं के बीच बैठा हुआ है। इधर पंजाब में एसपी संजय कुमार को गुप्त सूचना मिलती है कि आतिफ अहमद भारत में नकली नोटों और नशे के नेटवर्क को संभाल रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस कार्रवाई करती है और आतिफ अहमद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे पूरे गिरोह में हड़कंप मच जाता है। इसके बाद हमजा का अगला निशाना जहूर मिस्त्री होता है, जो भारत के खिलाफ कई आतंकी साजिशों में शामिल रह चुका होता है। हमजा उससे मिलने पहुंचता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं होता। वह वीडियो कॉल पर अजय सन्याल को भी जोड़ देता है। अजय सन्याल जहूर मिस्त्री से कहते हैं, तुम्हें याद है तुमने कभी कहा था कि भारत कमजोर है? अब देखो, भारत अपने दुश्मनों को ढूंढकर जवाब देना भी जानता है। इतना कहने के बाद हमजा बिना देर किए जहूर मिस्त्री को गोली मार देता है। अब एक एक करके अपने लोगों की मौत की खबर सुनकर दाऊद भी सतर्क हो जाता है। उसे समझ आने लगता है कि कोई अंदर का आदमी ही उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर रहा है। वह तुरंत मेजर इकबाल को फोन करता है और आदेश देता है कि वह हमजा को लेकर उससे मिले। हमजा पहले से ही इस मुलाकात का इंतजार कर रहा होता है। वह अपने साथ एक बेहद खतरनाक जहर लेकर जाता है। यह ऐसा जहर होता है जो त्वचा के संपर्क में आते ही धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है और कुछ समय बाद इंसान की मौत तय कर देता है। मुलाकात के दौरान सही मौका देखकर हमजा चुपके से वही जहर दाऊद के संपर्क में पहुंचा देता है। किसी को भी इस बात का जरा सा अंदाजा नहीं होता कि दाऊद की मौत की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बैठक में दाऊद एक और बड़ा प्लान सामने रखता है। वह कहता है कि अब भारत में पहले से भी बड़ा हमला किया जाएगा। इसके लिए हथियारों की सप्लाई बढ़ाई जाएगी और नए आतंकियों को तैयार किया जाएगा। दूसरी तरफ हमजा अपने घर लौटता है। वह एलिना को एक पासपोर्ट देता है और कहता है, मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं। अगर मैं वापस आ गया तो हम तीनों हमेशा के लिए यहां से दूर नई जिंदगी शुरू करेंगे। एलिना भावुक होकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि घर के बाहर खड़ा एक पुलिस अधिकारी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसी समय हमजा अपने अगले मिशन की तैयारी शुरू कर देता है। अब उसका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, मेजर इकबाल। दूसरी तरफ वही पुलिस अधिकारी एलिना के घर पहुंचता है। वह उसके मासूम बच्चे को बंदूक की नोक पर रखकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एलिना मजबूर हो जाती है। आखिरकार वह बता देती है कि हमजा असल में एक भारतीय अंडरकवर एजेंट है। ये खबर तुरंत मेजर इकबाल तक पहुंचा दी जाती है।
सच्चाई जानने के बाद मेजर इकबाल समझ जाता है कि इतने सालों से जिस आदमी पर उसने भरोसा किया वही उसके पूरे नेटवर्क को अंदर से खत्म कर रहा था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, हमजा को हर हाल में खत्म करना। दूसरी तरफ हमजा भी समझ चुका होता है कि उसकी पहचान अब पूरी तरह उजागर हो चुकी है। अब उसके पास छिपने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अगले दिन वह भारी हथियारों और विस्फोटकों के साथ उस जगह पहुंचता है जहां मेजर इकबाल और उसके साथियों से आखिरी मुलाकात तय होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन असल में दोनों तरफ मौत का जाल बिछ चुका होता है। जैसे ही हमजा अंदर पहुंचता है, चारों तरफ से हथियारबंद लोग उसे घेर लेते हैं। मेजर इकबाल मुस्कुराते हुए उसके सामने आता है और कहता है, मुझे शुरू से ही तुम पर शक था। आखिरकार तुम्हारा खेल खत्म हो ही गया। इतना कहकर वह आगे बढ़ता है और चाकू निकालकर सीधे हमजा के सीने में घोंप देता है। हमजा दर्द से कराह उठता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं होता। वह हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे भी दुश्मनों की आखिरी चीखें सुनना पसंद है। मेजर इकबाल समझ नहीं पाता कि इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी हमजा मुस्कुरा क्यों रहा है। असल में उसके सबसे बड़े प्लान की शुरुआत अब होने वाली थी। असल में हमजा पहले से जानता था कि वह अकेले इतने लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस आखिरी मिशन से पहले उसने उन हथियार बनाने वालों से संपर्क किया था जिनके परिवार के लोग इस हिंसा में मारे गए थे। हमजा ने उनसे कहा था, अगर मैं उन सभी लोगों को एक ही जगह इकट्ठा कर दूं जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, तो क्या तुम बदला लोगे? वे सभी बिना एक पल सोचे तैयार हो गए। योजना के मुताबिक उनके लोग पहले से ही उस इलाके में तैनात थे। उन्होंने पुलिस और रेंजर्स जैसी वर्दियां पहन रखी थीं ताकि किसी को उन पर शक न हो। जैसे ही हमजा सही समय का इंतजार करता है, बाहर मौजूद लोग विस्फोटकों को सक्रिय कर देते हैं। अगले ही पल एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगते हैं। पूरा इलाका धुएं और आग की लपटों में घिर जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और मेजर इकबाल के कई साथी मौके पर ही मारे जाते हैं। धमाके की चपेट में हमजा भी आता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वह किसी तरह उठता है और सामने खड़े दो आतंकियों को गोली मार देता है। इसी बीच मेजर इकबाल वहां से भागने की कोशिश करता है। हमजा उसका पीछा करता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई और गोलीबारी होती है। आखिरकार हमजा मेजर इकबाल को पकड़ लेता है। वह उसे घसीटते हुए एक बड़े पेट्रोल टैंक तक ले जाता है। मेजर इकबाल आखिरी बार अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन हमजा उसके किसी भी शब्द पर ध्यान नहीं देता। वह उसे पेट्रोल टैंक के अंदर धकेल देता है और अगले ही पल गोली चलाकर पूरे टैंक में आग लगा देता है। भयानक विस्फोट के साथ मेजर इकबाल का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। सालों पुरानी दुश्मनी आखिरकार खत्म हो चुकी होती है। इस लड़ाई के बाद हमजा आखिरी बार एलिना को फोन करता है। वह उससे कहता है, एक बार मेरा नाम लेकर बुलाओ। एलिना भावुक होकर कहती है। हमजा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मेरा असली नाम जसप्रीत सिंह है। यह सुनते ही एलिना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फोन कटने के बाद हमजा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। गिरफ्तारी के बाद उसे लगातार टॉर्चर किया जाता है। उससे यह कबूल करवाने की कोशिश की जाती है कि वह भारतीय एजेंट है और यह पूरा मिशन भारत की साजिश था। इसी दौरान पाकिस्तान में एक नया अधिकारी इस केस की जिम्मेदारी संभालता है। उसका मकसद किसी भी कीमत पर हमजा से सच उगलवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना होता है। लेकिन तभी अजय सन्याल का फोन उस अधिकारी के पास पहुंचता है। अजय साफ शब्दों में कहते हैं, अगर हमजा को नुकसान पहुंचाया गया तो हमारे पास मौजूद सबूत पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। तब कई बड़े अधिकारियों की सच्चाई छिप नहीं पाएगी। यह चेतावनी सुनते ही अधिकारी दबाव में आ जाता है। आखिरकार मजबूरी में हमजा को रिहा करने का फैसला लिया जाता है, लेकिन उसकी असली पहचान को छिपाने के लिए एक और चाल चली जाती है। हमजा पहले से ही उजेर को इस दिन के लिए बचाकर रखता है। अब पूरी दुनिया के सामने यही दिखाया जाता है कि भारतीय एजेंट कोई और नहीं बल्कि उजेर था। इस तरह असली सच हमेशा के लिए छिपा दिया जाता है। रिहाई के बाद हमजा को मरगला हिल्स के पास छोड़ दिया जाता है।
वह बुरी तरह घायल होता है और मुश्किल से चल पा रहा होता है। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकती है। वह कार में बैठता है और अंदर बैठे शख्स को देखकर हैरान रह जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि जमाल जमाली होता है। यहीं कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जमाली मुस्कुराकर कहता है, मैं पिछले 45 सालों से भारत के लिए काम कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी मैं एक भारतीय एजेंट था। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, लेकिन कभी सामने नहीं आया। यह सच सुनकर हमजा पूरी तरह हैरान रह जाता है। जमाली उसे समझाता है, अब तुम्हारी पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अगर तुम वापस अपने परिवार के पास गए तो उनकी जान फिर खतरे में पड़ जाएगी। हमजा भारी मन से कहता है, मुझे सिर्फ एक अफसोस रहेगा कि मैं दाऊद को अपने हाथों से नहीं मार पाया। इस पर जमाली मुस्कुराता है और उसे एक तस्वीर दिखाता है जिसमें वह दाऊद के साथ खड़ा होता है। फिर वह बताता है, जिस दिन तुमने दाऊद को जहर देने की कोशिश की थी, उसी दिन मैंने भी उसे वहीं जहर दे दिया था। अब उसकी मौत सिर्फ समय की बात है। यह सुनकर हमजा के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। कुछ समय बाद वह भारत लौटता है और अजय सन्याल से मिलता है। अजय उससे कहते हैं, अब जसप्रीत सिंह की जिंदगी खत्म हो चुकी है। तुम्हें नई पहचान के साथ नई शुरुआत करनी होगी। हमजा चुपचाप अपनी पत्नी और बच्चे की तस्वीर आग में जला देता है। वह जानता था कि अब उनका साथ उसके लिए नहीं बल्कि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। फिर भी एक आखिरी बार वह अपने गांव पहुंचता है। दूर खड़े होकर वह अपने परिवार को देखता है। उसकी माँ, उसकी बहन और उसके अपने लोग अब उसके बिना जीना सीख चुके होते हैं। वह चाहता तो उनके सामने जा सकता था, लेकिन ऐसा करने से उनकी जिंदगी फिर खतरे में पड़ जाती। इसीलिए वह बिना किसी से मिले, बिना अपनी मौजूदगी का एहसास कराए चुपचाप वापस लौट जाता है। यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। एक साधारण लड़का हालातों की वजह से इतना बदल गया कि वह दुश्मनों के बीच रहकर उनका सबसे बड़ा खतरा बन गया। यह सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं थी, बल्कि दर्द, बदले, त्याग और देश के लिए सब कुछ खो देने की कीमत की कहानी थी। जसप्रीत सिंह से हमजा अली मजारी बनने तक का यह सफर हमें सिखाता है कि असली जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि धैर्य, बुद्धि और हिम्मत से जीती जाती है। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही शानदार और डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।